आज के इस लेक्चर में हम रिसर्च मीनिंग, रिसर्च डिज़ाइन और बहुत सारे रिसर्च से जुड़े जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा करेंगे। बेसिकली इस लेक्चर का उद्देश्य है रिसर्च का एक ओवरऑल ओरिएंटेशन तैयार करना। ठीक है, तो हम इसके अंदर रिसर्च से संबंधित जो बहुत सारी बातें हैं उनको एक ही लेक्चर में समाहित करके देखेंगे ताकि हमारा एक ओरिएंटेशन डेवलप हो जाए रिसर्च और रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर। देखिए, मैं आपके सामने आज जिस प्रेजेंटेशन को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ वो है रिसर्च मीनिंग, डिज़ाइन एंड स्कोप। इस बात पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च क्या है, क्योंकि सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई शोध जो है उससे हमारा तात्पर्य क्या है। फ्रेंच शब्द से ये शब्द निकल के आया है। ठीक है, ये रिसर्च, ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मीनिंग होता है क्वेस्ट, सर्च, परसूट और सर्च फॉर ट्रूथ। अर्थात ये एक तरह से मान लीजिए कि सत्य को उद्घाटित करने की प्रक्रिया है, उससे हमारा तात्पर्य है शोध से। और यदि हम बहुत सामान्य शब्दों में बात करें तो यह है सर्च फॉर नॉलेज, अर्थात यूं कहें कि ये ज्ञान की खोज की प्रक्रिया है। रिसर्च के थ्रू हम जो पहले से हम जानते हैं उसमें हम कुछ नया जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए रिसर्च को हम कहते हैं कि ये ओरिजिनल होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए। ठीक है, रिसर्च इज a careful investigation or inquiry, especially through search for new facts in any branch of knowledge in systematized manner। जब हम शोध की बात करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, हम ढूंढने की, खोजने की कोशिश करते हैं। और ये जो प्रक्रिया है खोजने की, है ना, जांच की, इंक्वायरी की, खोज की, इस प्रक्रिया में हम कहीं न कहीं नए तथ्य प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। हम कहीं न कहीं ज्ञान में कुछ नया जोड़ने की कोशिश करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को लेकर जब हम चलते हैं, शोध की प्रक्रिया को, तो इस प्रक्रिया का बहुत एक सिस्टमैटिक होना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें एक क्रमबद्धता होनी बहुत आवश्यक है। ये एक हैप्पैज़ार्ड एक्सरसाइज नहीं हो सकती। निश्चित रूप से ये एक सिस्टमैटिक एंडेवर है, एक बहुत क्रमबद्ध तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से, एक डिजाइन्ड फॉर्मेट के अंदर, एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत ये संपादित होती है। हम जब बात करते हैं शोध की आगे, तो इसमें ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शोध का मतलब ये नहीं है कि जो ऑलरेडी ज्ञान के दायरे में हम प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात जो हमारे ज्ञान कोश में पहले से है, उसी को यूं का यूं प्रोड्यूस कर देना, ये शोध नहीं है। शोध में मौलिकता होनी जरूरी है। और यदि मौलिकता होगी तो निश्चित रूप से जो जानकारी पहले से उपलब्ध है, जो ज्ञान का दायरा पहले से बना हुआ है, उसके अंदर नई चीजें जुड़ेगी। और यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, यदि हम ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब हम किसी रिसर्च गैप को भर ही नहीं रहे हैं। हम किसी भी सूरत में कहीं न कहीं जो शोध में अंतराल रह गया, जिसके बारे में जानने की रुचि हमारी है या जिसके बारे में जानने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हम यदि उसको एड्रेस करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें मौलिक तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा और हमारा जो योगदान है वो एक मौलिक योगदान होगा ज्ञान के क्षेत्र में। The systematic approach concerning generalizations and formulation of a theory. Generally, सामान्यतः ये देखा जाता है कि हम इसके अंदर एक बहुत क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी बार हमारी ये कोशिश होती है कि हम सामान्यीकरण की स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करें। हालांकि ऐसे भी शोध हैं
जो सामान्यीकरण के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, लेकिन मौलिकता की कसौटी पे यदि वो सही हैं और ये वो हमारे ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो शोध का हिस्सा है। हम शोध में बात करते हैं फाइंडिंग द आंसर रिलेटेड टू द रिसर्च क्वेश्चंस, क्योंकि हम जब शोध के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारी शोध की प्रक्रिया का जो पहला पायदान है, जो पहली सीढ़ी है, वो है शोध समस्या का आकलन, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना। क्योंकि जब तक हम ये नहीं तय कर पाएंगे कि हमें जाना कहाँ है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस शोध समस्या के साथ काम करना चाहते हैं, तब तक हमारी आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो शोध समस्या जिसको लेकर आप शोध करना चाहते हो, ठीक है, उस पर आपकी आइज क्लियर होनी चाहिए। और जब आप शोध समस्या को अच्छे से पहचान जाते हो तो फिर उसके बाद उसी से संबंधित आपके शोध के उद्देश्य तैयार होते हैं, आपके शोध के प्रश्न तैयार होते हैं, रिसर्च क्वेश्चन तैयार होते हैं, और उसके साथ साथ यूं कहें कि आपकी परिकल्पनाएं तैयार होती हैं। और हम उस पूरी शोध की प्रक्रिया के अंतर्गत ये जो हमारे शोध के प्रश्न हैं, इनका उत्तर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक सर्च फॉर ट्रूथ, फाइंडिंग न्यू नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज एंड फैक्ट्स। शोध एक वो क्रमबद्ध उपागम है, वो क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम सत्य की खोज की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं नया ज्ञान प्रस्तुत करने की, नया ज्ञान देने की, ताकि जो पहले से हमें ज्ञात है उसमें वृद्धि हो सके। और ये जो नया ज्ञान हम देने की कोशिश करते हैं वो हम करते हैं जो नए आइडियाज़ हम लेकर आते हैं, जो नए तथ्य हम एकत्र करते हैं, उनके थ्रू। अब जब हम बात करते हैं रिसर्च एज अ टर्म, ठीक है, कि इसका हमने मीनिंग देखा पूरे शोध का, है ना। अब देखते हैं कि ये टर्म रिसर्च जो किसको रेफर करती है। ये रेफर करती है सिस्टमैटिक मेथड कंसिस्टिंग ऑफ इनंसिएटिंग द प्रॉब्लम। ये एक क्रमबद्ध विधि है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी समस्या को लेकर उससे संबंधित प्रश्नों को तैयार कर और उसके बाद उन प्रश्नों को हल प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। हम इस प्रक्रिया के अंदर जो हमारी शोध समस्या होती है उससे संबंधित जो हमारा पहले से ज्ञान है उसके आधार पर कई तरह की परिकल्पनाएं भी बनाते हैं, और बाद में हम उस शोध प्रक्रिया में उन परिकल्पनाओं की जांच करते हैं। शोध का तात्पर्य उस प्रक्रिया से भी है जिसके अंतर्गत हम शोध के लिए आवश्यक आंकड़ों का एकत्रीकरण करते हैं। आंकड़ों से हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं और उसके बाद हम उसके साथ साथ जो तथ्य है उनका विश्लेषण करते हैं। तो we try to formulate hypothesis, we go for collection of data and we analyze the facts also. और उन सब के साथ साथ reaching certain conclusions either in the form of solution towards the concerned problem or theoretical formulation. हम पूरी शोध की प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। ये जो पूरी शोध की प्रक्रिया जिससे होकर हम गुजरते हैं, ये अंत में हमें कुछ निष्कर्षों तक ले जाती है। वो निष्कर्ष या तो जो समस्या हम लेके चले थे, जो शोध समस्या हम लेकर चले थे, या तो ये हमें उसके हल प्रस्तुत करती है, और या फिर कई बार इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि नया सैद्धांतिक ज्ञान जो है वो हमारे सामने आता है, और यूं कहें कि
नए सैद्धांतिक ज्ञान का निर्माण होता है। ठीक है, ये दो संभावनाएं प्रबल रूप से बनती है जब हम निष्कर्षों की बात करते हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि भाई ये जो शोध हम करते हैं इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है, क्या उद्देश्य है शोध के, हम क्यों शोध करते हैं, तो हमने देखा कि शोध करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो तो ये है कि हम जिन शोध प्रश्नों को लेकर चलते हैं हम उनके उत्तर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर हम वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हैं, हम साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। उसके बाद में जो बात आती है कि मुख्य उद्देश्य क्या है रिसर्च का, क्यों हम करते हैं, तो मुख्य उद्देश्य है कि फाइंड आउट द अनडिस्कवर्ड ट्रूथ। अनडिस्कवर्ड ट्रूथ अर्थात जो रियलिटी, जो वास्तविकता, जो सत्य जिसका हमें संज्ञान नहीं है उसकी खोज करना, उसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना, और उसके साथ साथ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ आगे उस दिशा में शोध के मार्ग प्रशस्त करना। ये उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है जब हम बात करते हैं शोध की। अब देखिए, जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम कुछ समूहों में बांट के देख सकते हैं, क्योंकि रिसर्च इतनी प्रकार की होती है कि हम उनके ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग लिस्टेड करने की कोशिश करें तो ये लाइन जो है ये खत्म होने वाली नहीं। हम मोटे तौर पे इनको 3 समूहों में बांटने की कोशिश करते हैं। पहली कुछ रिसर्च ऐसी होती है वो बेसिकली कुछ परिघटनाएं जो हैं, ठीक है, उनको जानने की कोशिश करती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य होता है टू डेवलप न्यू इंसाइट, नई दृष्टि विकसित करना, ठीक है। तो टू गेन फैमिलियरिटी विद अ फेनोमेना, किसी भी कोई घटनाक्रम या कोई फेनोमेना या कोई परिघटना उसको समझना, एंड टू अचीव न्यू इंसाइट्स इनटू इट, और उसके अंदर जो नई दृष्टि है वो प्राप्त करना, उससे उसको समझना। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है वो बेसिकली यूं कहें कि नई खोज की तरफ होती है, और इसीलिए इनको हम एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च कहते हैं। और ये रिसर्चेज जो होती हैं ये किसी भी सब्जेक्ट डोमेन में थ्योरी बिल्डिंग में बहुत काम आती है। सैद्धांतिक पृष्ठभूमि जो होती है विषय की उसको तैयार करने में ये बहुत काम आती है, इस तरह के शोध, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर तरह के शोध हैं जो एक अलग तरह के उद्देश्य को लेकर चलते हैं। अब देखो, दूसरे तरह के शोध हैं जिनको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं, वर्णनात्मक शोध कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सिचुएशन और ए ग्रुप। ज्योग्राफी में हम इसको बहुत अपनाते हैं, रीजनल ज्योग्राफी की स्टडी में, और हम क्या करते हैं कि वहां पर बात करते हैं टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, और उसमें हम क्या करते हैं, किसी क्षेत्र विशेष जो है ना उसके चारित्रिक लक्षणों को हम सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। जो तीसरा बड़ा जो उद्देश्य का एक दायरा आता है उसमें आता है डायग्नोस्टिक रिसर्च। जैसे आप और हम देखते हैं कि जब भी हम किसी डिजीज को फेस करते हैं तो बहुत तरह की डायग्नोसिस से भी हमें कई बार गुजरना पड़ता है, ठीक है, जिनको हम सामान्यतः बोलते हैं भाई मेडिकल जांच, ठीक है। तो उसी तरह से टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी with which something occur or with which it is associated with something else, हम इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी परिघटना यदि हो रही है, ठीक है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है,
और उसके साथ हम ये भी जांच कर सकते हैं कि दूसरी परिघटनाओं के साथ उसका क्या संबंध। ठीक है, ये हमारी कोशिश होती है जब हम डायग्नोस्टिक रिसर्च की बात करते हैं। टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस of a causal relationship between variables, such type of this objectives are achieved in hypothesis testing research studies. बहुत सारे शोध ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम पहले से जो जो हमारी संकल्पनाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं, ठीक है, उनकी हम जांच की कोशिश के लिए आगे बढ़ते हैं। और जो सामान्य शोध होते हैं वो ज़्यादातर हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर शोध में हम इस प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं जिसमें हम कुछ निश्चित हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं और फिर हम उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। रिसर्च में क्या होना चाहिए, क्या एसेंशियल है? ठीक है, क्योंकि हमने एक चीज देखी, हम ये कहते हैं कि रिसर्च जो है विज्ञान सम्मत होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, और यूं कहें कि साइंटिफिक मैकेनिज्म जो है वो रिसर्च की पहचान होनी चाहिए। चाहे वो रिसर्च ह्यूमैनिटीज की हो, चाहे सोशल साइंस की हो, चाहे प्योर साइंस की। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो पहला गुण आता है ये केवल और केवल प्योर साइंसेस के अंदर ही नहीं देखा जाता। ठीक है, हम इसको पूरे शोध के दायरे में देखने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहली चीज आती है वैलिडिटी, एक्यूरेसी ऑफ ए मेजर। ठीक है, तो जो 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 वैधता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैधता आपकी रिसर्च जो है उसको पहचान दिलाने का एक एक, एक सबसे अहम पैरामीटर होता है कि आपकी रिसर्च जो है वो वैध है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं, वैलिडिटी के पैरामीटर पे वो खरी है या नहीं है। ठीक है, नंबर 2 बात आती है, वो आती है रिलायबिलिटी की, विश्वसनीयता की। ठीक है, और वो एक कंसिस्टेंसी का मेजर है ना। तो वो ये साबित करता है कि उस शोध पर विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए, उस शोध के जो परिणाम हैं उनको अपनाया जाए या नहीं अपनाया जाए, इसके ऊपर तय होती है रिलायबिलिटी। जो तीसरा गुण है वो है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी का गुण बहुत सारी बार आपको ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के रिसर्च में देखने को ना मिले, लेकिन ये एक ऐसा गुण है जो विज्ञान से बहुत गहरा संबंध रखता है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई शोध यदि हम करते हैं और एक निश्चित शोध प्रक्रिया से होकर हम गुजरते हैं, यदि सारी दशाएं समान रखी जाएं, तो दोबारा यदि कभी उस शोध की पुनरावृत्ति हो उसी प्रक्रिया के साथ सारी दशाओं को समान रखते हुए, तो उनके जो रिजल्ट हैं, निष्कर्ष हैं, उनमें समानताएं देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ी बात है कि इसका कॉन्टेक्चुअल जो इम्पैक्ट है उसको ध्यान में रखना है कि ये एक जैसे माहौल के अंदर, एक जैसी दशाओं के अंदर संपादित होना चाहिए, तभी हम उसकी रिपीटेबिलिटी जो है वो हमारे काम की है। अदरवाइज ये पुनरावृत्ति हमारे काम की नहीं होगी यदि हम दशाओं में परिवर्तन देखेंगे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट को नहीं बदलना है हमको, है ना। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब हम शोध करेंगे तब हम यूं कहेंगे कि भाई उसके अंदर पुनरावृत्ति, रिपीटेबिलिटी का गुण है या नहीं है। और चौथी बात आती है प्रेडिक्टेबिलिटी। बहुत सारी बार वो विषय जिनके अध्ययन के केंद्र में मानवीय व्यवहार होता है वो इस पैरामीटर पर बहुत ज्यादा खरे नहीं उतरते, या यूं कहें कि उनके द्वारा किए गए प्रोडक्शन जो है वो वैसे नहीं होते जैसे कोर साइंसेस के होते हैं। लेकिन फिर भी
ये जो भविष्यवाणी करने की क्षमता है ना, प्रोस्पेक्टिव आउटकम्स मतलब क्या हो सकता है यदि ऐसी ऐसी दशाएं हों, तो ये जो भविष्यवाणी करने की क्षमता है, ये भी कहीं ना कहीं ये मानिए कि ये रिसर्च का एक एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, ये पुनः उस रिसर्च की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और जो रिपीटेबिलिटी है, इन तीनों के तीनों जो पिलर्स हैं, इनको ये पुनर्स्थापित भी करती है। जब हम बात कहें कि रिसर्च में रिपीटेबिलिटी का गुण है, रिसर्च में प्रेडिक्टेबिलिटी का गुण है, और रिसर्च में वो प्रेडिक्टेबिलिटी, वो भविष्य की घोषणा करने का जो गुण है, वो बार बार हम देखते हैं कि जब जब उसके द्वारा, उस रिसर्च के द्वारा हम किसी पर्टिकुलर सेटिंग में किसी निश्चित निष्कर्षों पर पहुंचने की बात जो है वो रखते हैं, तो हमें वो देखने को मिलती भी है। अर्थात हम देखते हैं कि वो निष्कर्ष जो हमने किसी एक रिसर्च में निकाले, और उसके आधार पे हमने भविष्यवाणी की कि यदि दशाएं ऐसी ऐसी हो तो ऐसी निष्कर्ष की संभावना हो सकती है। यदि उस संभावनाओं के साथ हमारे वास्तविक निष्कर्ष मेल खा जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो भविष्यवाणी की गई थी, जो प्रेडिक्शन किया गया था, रिसर्च जो है उस पर खरा उतरा। अब देखिए, हम बात करते हैं कि व्हाई डू वी गो फॉर रिसर्च, है ना, क्यों रिसर्च क्यों आवश्यक है। आज पूरी दुनिया में बात की जाती है कि भाई, आप यदि मानवीय दशाओं को सुधारना चाहते हो तो हमें शोध पर ध्यान देना चाहिए। हर जो अग्रणी समाज है वो शोध पर अपनी निर्भरता और अपना विश्वास दिखाने की कोशिश करता है, और जो वास्तव में अग्रणी होता है वो शोध पर विश्वास करता है। कई बार ये होता है कि हमारा केवल और केवल लक्ष्य होता है डिग्री प्राप्त करना, जैसे पीएचडी या डिलीट, है ना, वो प्राप्त करना। तो इस केस में ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये नॉन सिंसियरिटी को शो करता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो केवल और केवल एक है कि बस डिग्री मिल जाए। ठीक है, उसके अंदर वो रिसर्च की झील यदि है तो फिर वो इस पर नहीं रुकेगा। यदि कोई विद्यार्थी पीएचडी कर रहा है और वो पीएचडी के अंतर्गत किसी विशिष्ट आयाम को ज्ञान के जगत के सामने लाकर रखना चाहता है, जिसकी बात पहले नहीं हुई है, वो फिर केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ। डिजायर टू गेट रेस्पेक्टेबिलिटी के साथ समाज में कि साहब डॉक्टरेट है, बहुत पढ़े लिखे हैं। डिजायर टू फेस अ चैलेंज, ये वो लोग हैं जो रिसर्च को एक चुनौती के रूप में लेते हैं। ये वो लोग हैं जो स्वप्रेरित हैं। ये वो लोग हैं जो निश्चित रूप से किसी नए निष्कर्षों के साथ आते हैं। ठीक है, डिजायर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, ये शोध डायरेक्टेड होते हैं, है ना, अर्थात कोई समस्या है और आप उस समस्या का हल प्रस्तुत करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह के शोध में हम यूं कहें कि ये थोड़े से निर्देशित और डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, डिजायर टू गेट इंटेलेक्चुअल जर्नी, ये फ्री होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो मूल ध्येय है शोधार्थी का, वो ये है कि उसको उसको खुशी प्राप्त होती है जब वो कुछ बौद्धिक स्तर पे वो कुछ नया करता है। ठीक है, तो वो इंटेलेक्चुअल जॉय के लिए, है ना, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, बौद्धिक उत्साह के लिए, बौद्धिक खुशी के लिए भी शोध किया जाता है। और एक बहुत बड़ा जो कारण है जिसके लिए हमें निश्चित रूप से शोध को अपनाना चाहिए और हमें शोध की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, वो है टू सर्व ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज के कल्याण के लिए, मानव समाज के कल्याण के उद्देश्य को लेकर शोध करना जो है
वो इसके अंतर्गत आता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण लोग जो हैं वो शोध के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च, क्या फायदे हैं शोध के। हम ये कहते हैं कि समाज के लिए शोध बहुत आवश्यक है। शोध में पैसा भी लगता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च होता है, ठीक है, बहुत सारा मानव संसाधन भी लगता है इसमें, समय भी लगता है इसमें। जब समय लगता है, पैसा लगता है, श्रम लगता है, तो हमें ये बात तो देखनी चाहिए कि शोध के लाभ क्या हैं। हम यदि शुरू में देखें तो निश्चित रूप से एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में, प्रथम उद्देश्य के रूप में आता है एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। हम रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण ध्येय होता है कि हम जो है हमारे जो ज्ञान के सागर हैं उसको और ज़्यादा गुणात्मक बना पाए, ठीक है, उसमें हम कुछ नया और जोड़ पाए, है ना। तो एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज अर्थात जो मानवीय ज्ञान है उसको और आगे बढ़ाना, ये हमारा एक उद्देश्य होता है रिसर्च को लेकर। तो ये एक लाभ है हमारे पास रिसर्च का कि इससे जो मानव समाज को जो ज्ञान है, वर्तमान में जो ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें एडवांसमेंट होता है। फिर हम बात करते हैं कि डेवलप्स अ क्रिटिकल एंड साइंटिफिक एटीट्यूड एंड डिसिप्लिन थिंकिंग। शोध जो है उसके ये लाभ हैं कि ये शोध करने वाले लोगों में भी और शोध को पढ़ने वाले लोगों में भी, जो उस शोध को रेफरेंस के रूप में लेते हैं, पढ़ते हैं, और जो शोध करते हैं, उन दोनों के अंदर हम ये देखते हैं कि शोध के कारण तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो विकसित होता है, और उसके साथ साथ वो डिसिप्लिन्ड थिंकिंग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अर्थात उनके उनके थिंकिंग प्रोसेस में हमें कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। हमें उनकी जो रिसर्चर्स होते हैं उनकी थिंकिंग में हमें कहीं ना कहीं एक 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 डिसिप्लिन देखने को मिलता है, ठीक है। अर्थात जो वे ऑफ थिंकिंग है दैट इज वेरी मच क्रिटिकल, वेरी मच साइंटिफिक, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा लाभ है शोध का। शोध का जो अगले लाभ की यदि हम बात करते हैं तो रिसर्च प्रोवाइड्स चांस टू स्टडी अ सब्जेक्ट इन डेप्थ, ठीक है। रिसर्च प्रोवाइड टू 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 स्टडी अ सब्जेक्ट इन डेप्थ, है ना। गहराई से किसी विषय को पढ़ने और समझने का अवसर हमें शोध देता है। हम पढ़ते बहुत सारी चीजें हैं, हम अखबार में समाचार भी पढ़ते हैं, हम अखबार में समाचारों का मूल्यांकन भी देखते हैं जो अलग अलग लोग करते हैं। वो शोध नहीं है सीधा जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। इसमें हम जो पढ़ने वाला है वो शोध की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं कर रहा वो काम, ठीक है। बेसिकली हम ये देखते हैं कि ये जो ज्ञान हमारे सामने आता है, ठीक है, प्रिंट मीडिया के थ्रू या किसी भी और माध्यम से, है ना, जो भी ज्ञान हमारे सामने आता है वो ज्ञान हमारे सामने बहुत सरलीकृत रूप में आता है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं जिस विषय पर वो ज्ञान सरलीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है उस विषय पर बहुत गहन शोध हो चुका होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि शोध का ये लाभ है कि ये हमें किसी विषय को बहुत गहराई से समझने का अवसर प्रदान करती है। शोध की प्रक्रिया इनेबल्स टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजन। ऐसा माना जाता है कि शोध की जो प्रक्रिया है
या शोध आधारित जो 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 निर्णय प्रक्रिया है, ठीक है, वो बौद्धिकता की दृष्टि से उच्च होती है ना। तो शोध जो है वो हमें सक्षम बनाता है, इनेबल्स टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजन, ताकि हम बहुत ही बौद्धिक निर्णय जो है उन तक पहुंच पाए। और ये बात सही है, बिल्कुल सही है। इवन यदि हम किसी क्षेत्र का विकास करना चाहें तो सबसे पहले हमें ये शोध कर लेना चाहिए कि उस क्षेत्र की अच्छाइयाँ और कमजोरियाँ क्या है, उस क्षेत्र की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ठीक है, वहाँ चैलेंजेस किस तरह के हैं। यदि हम इस चीज को संज्ञान में लेते हैं और उसके बाद हम यदि किसी प्रक्रिया को अपनाते हैं और किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, तो ये मान के चलिए कि क्योंकि हमने बारीक बारीक चीज़ों को संज्ञान में लेकर जो शोध आधारित हैं उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम इंटेलिजेंट डिसीजन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। हेल्प अस टू इनकलकेट द एबिलिटी टू इवैल्यूएट। शोध हमारे अंदर तार्किकता पैदा करता है और उसी तार्किकता का परिणाम है कि शोध के कारण हमारे में मूल्यांकन की क्षमता पैदा होती है। बेस्ट वे टू लर्न क्रिटिकली। शोध एक बहुत सुंदर तरीका है जिससे हम तार्किक आधार पर या तार्किक कसौटी पर सीखते हैं या हम सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। रिसर्च हेल्प्स अस टू मेक रैशनल डिसीजंस। शोध यदि हम करते हैं तो हम शोध आधारित निष्कर्षों पर पहुंचते हैं और वो निष्कर्ष जो हैं उनके ऊपर यदि हम कोई निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय सदैव रैशनल होते हैं, वो निर्णय सदैव तर्क की कसौटी पर खरे होते हैं। ठीक है, तो ये लाभ है जो हमें शोध से प्राप्त होता है। अब देखिए, जब हम बात करें टाइप्स ऑफ रिसर्च की, यहाँ हम इसको बहुत ब्रीफ में करेंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च को हम इंडिविजुअल एक लेक्चर में भी देखेंगे, लेकिन क्योंकि हम अभी पूरे शोध का एक ओरिएंटेशन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये रिसर्च बेसिकली होती कितने प्रकार की है, क्या क्या प्रकार है इसके। तो देखो, एक जो शोध का दायरा है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल वर्सेस अप्लाइड और बेसिक वर्सेस अप्लाइड। फंडामेंटल और बेसिक ये शब्द अपने आप में बताते हैं, अर्थात मौलिक, और अप्लाइड जो शब्द है उसका तात्पर्य है व्यवहार परक। ठीक है, तो हम यहाँ इस टाइटल से ही समझ सकते हैं कि जो फंडामेंटल रिसर्च है या जो बेसिक रिसर्च है उसका कंसर्न होता है विथ जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थियरी, नॉलेज फॉर सेक ऑफ नॉलेज। जो मौलिक शोध होता है उसका मूल उद्देश्य होता है सामान्य नियमों के प्रतिपादन की ओर बढ़ना, सामान्य सिद्धांत बनाना, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति हेतु, है ना, ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात ज्ञान की धारा को आगे बढ़ाना मूल योगदान के साथ। और वो जो मूल योगदान कौन सा है? मूल संकल्पनात्मक योगदान है, फंडामेंटल कंसेप्चुअल कंट्रीब्यूशन है ना, मूलभूत संकल्पनात्मक योगदान है। ये होती है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च। ठीक है, और ये बेसिक रिसर्च जो होती है वो हमारे विषय की जो विषय वस्तु है ना, उसको समृद्ध करती है। तो ये जो बेसिक रिसर्च से क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है ना, उसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो एनरिच होता है, उसमें नई चीजें जुड़ती है, नए आयाम उसके अंदर जुड़ते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च है वो हमारे जो सब्जेक्ट का जो थियोरेटिकल बेस है, सैद्धांतिक आधार है हमारे विषय का, उसको और मजबूत करती है। और जैसा कि नाम से ही दिख रहा है अप्लाइड, अप्लाइड मतलब व्यवहार परक। इसका मतलब है फाइंडिंग ए सॉल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, है ना। बेसिकली हम क्या करते हैं, इस प्रकार के शोध में कोई निश्चित समस्या है
उसका हल प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर ये जो हम कहते हैं कि कोई समस्या और उसका हल प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, इस प्रक्रिया के अंदर हम हमारे विषय के जो सैद्धांतिक पक्ष हैं, या यूं कहें कि हमारे विषय का जो सैद्धांतिक आधार है, हम कहीं ना कहीं उसका यूज करते हैं, उससे प्राप्त ज्ञान जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च से जिस तरह से सब्जेक्ट विषय समृद्ध होता है, ठीक है, उसी प्रकार किसी भी विषय की मूलभूत संकल्पनाओं को जब हम किसी व्यवहार परक समस्या के हल के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है जिसके अंतर्गत हम किसी समस्या का हल प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शोध आता है व्यवहार परक शोध, या यूं कहें कि अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं बहुत सारे जो शोध हैं, ठीक है, वो अप्लाइड रिसर्च पे होते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब किसी विषय में यूं कहें कि जो मूलभूत या जो उसका जो आधारभूत जो ज्ञान का ढांचा होता है, या यूं कहें कि आधारभूत संकल्पनात्मक फ्रेम होता है उसका, तो हम क्या करते हैं कि उसका इस्तेमाल मानव कल्याण के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में करते हैं। तो ये जो मूलभूत आधार तैयार होता है, ठीक है, ये जो आधारभूत संरचना बनती है विषय की, ये तो बनती है और समृद्ध होती है फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च से। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं कि इन मूलभूत जो नियम सिद्धांत आदि को अपनाकर, ठीक है, और हम किसी न किसी प्रकार की समस्या का समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, वो जो है वो आता है अप्लाइड रिसर्च में। तो हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च के अंदर जिस तरह से विषय जो है वो परिपक्व होता है, विषय की विषय वस्तु परिपक्व होती है, ठीक इसी प्रकार जो अप्लाइड रिसर्च होती है उसमें विषय की विषय वस्तु का इस्तेमाल, या यूं कहें कि विषय की विषय वस्तु में जो भी सामान्यीकरण या जो भी उसका सैद्धांतिक पृष्ठभूमि है, उसका इस्तेमाल हम विशिष्ट प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं। अब देखिए, हम दूसरा जो है वो है डेस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ज्योग्राफी के अंदर भी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि डेस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो हमने बहुत देखा है, ये ट्रेंड रीजनल ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है, वर्णनात्मक शोध का ट्रेंड हमने रीजनल ज्योग्राफी के अंदर बहुत देखा है। और डेस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है उसका कंसर्न है विद फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि हम एक प्रदेश को शोध के लिए एक इकाई के रूप में लें और हम उसका गहन विश्लेषण करें, है ना, गहन अध्ययन करें, और हम वहाँ से नवीन तथ्यों को निकाल कर लाएं जो उस प्रदेश को प्रदेश बनाने हेतु उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो शोध है वो डेस्क्रिप्टिव है, क्योंकि बेसिकली आप वो जो तथ्य हैं, है ना, उनको प्राप्त करके और उनके आधार पे उस क्षेत्र का वर्णन प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एनालिटिकल रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वी यूज फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। ज़्यादातर केसेस में यही होता है एनालिटिकल शोध में, है ना, ये जो विश्लेषणात्मक शोध है उसमें जो सूचनाएं पहले से हमारे पास में है, हम क्या करते हैं उसको एनालाइज करते हैं टू मेक क्रिटिकल इवैल्यूएशन, है ना। हम उसके तार्किक मूल्यांकन हेतु हम क्या करते हैं, तथ्यों और सूचनाएं जो हैं जो हमें उपलब्ध हैं, हम उनको एनालाइज करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, ठीक है, और उसके आधार पे
शोध आगे बढ़ता है। ठीक है, तो बहुत हद तक हमें एक बात स्पष्ट होती है यहाँ कि वर्णनात्मक शोध में हम क्या करते हैं, कोई भी दशा या कोई भी क्षेत्र, है ना, या कोई भी समूह, हम क्या करते हैं कि उनकी जो 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 मूलभूत चारित्रिक विशेषताएं हैं, उनके पक्षों से संबंधित तथ्य जो हैं, उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं और उनके आधार पर वर्णन को आगे बढ़ाते हैं। जबकि एनालिटिकल जो रिसर्च होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो पहले से प्राप्त तथ्य और सूचनाएं हैं, हम बहुत गहराई से उनका हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ताकि हम किसी न किसी तार्किक मूल्यांकन की दशा को प्राप्त कर सकें। हम यदि पीछे वाली स्लाइड में देखें तो जैसे ज्योग्राफी में हम फंडामेंटल रिसर्च की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी थियरीज फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी में आती रहती हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, जब उन थियरीज को ह्यूमन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम जब उन थियरीज को अपनाकर और जब हम धरातल पर उन पर काम करते हैं, तो वो अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्वांटिटेटिव जो है, परिमाणात्मक शोध जो है, वो हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये शोध बहुत हद तक परिमाणात्मक आंकड़ों पर निर्भर होता है। और जब हम बात करते हैं गुणात्मक शोध की, क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो ये बहुत हद तक जो जो गुणात्मक पक्ष है, ठीक है, उसके वर्णन की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस शोध में आगे बढ़ते हैं, परिमाणात्मक शोध में, तो इस शोध में क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, measured and expressed in terms of quantity and help us in precise measurement, comparison and shows changes। हम जब परिमाणात्मक शोध की परिपाटी के अंदर शोध के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे तरह के प्रेक्षण लेते हैं। ठीक है, हम बहुत सारे तरह के माप लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, और हम उन सब को मात्रात्मक बोध में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। एंड हेल्प अस टू प्रिसाइज मेजरमेंट, कंपैरिजन एंड शोज चेंजेस। और इस तरह के ये जो शोध है, ये जिसको हम यूँ कहें कि ये बेसिकली मात्रात्मक उपागम के अंतर्गत या उसके साथ किया गया शोध है। तो इस शोध के अंदर हमें निश्चित रूप से तुलना के लिए, परिवर्तनों को देखने के लिए और वास्तविकता में मापन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, गुणात्मक शोध जो है वो पूरी तरह से गुणात्मक चरित्र दिखाता है। अब देखिए हम बात करते हैं कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च की। ठीक है, तो देखिए जो कंसेप्चुअल रिसर्च होती है, जिसको हम सैद्धांतिक शोध बोलते हैं, है ना, इसका जो संबंध है वो मूल रूप से किससे होता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और आइडियाज और थ्योरीज से, है ना। तो हम क्या करते हैं कि कंसेप्चुअल रिसर्च के अंदर हम या तो थ्योरी बिल्डिंग की तरफ जाते हैं या एग्जिस्टिंग थ्योरीज में हम इम्प्रूवमेंट जो है, ठीक है, या यूं कहें कि एक नया डायमेंशन जो उसे देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि कंसेप्चुअल फ्रेम के अंदर जैसे ये हमारी थ्योरी बिल्डिंग को एनहांस कर सकता है। जैसे हम जानते हैं कि एक इनइक्वालिटी इंडेक्स आती है। ठीक है, और वो जो इनइक्वालिटी इंडेक्स है, जो 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 असमानता की जो इंडेक्स है, ठीक है, हम देखते हैं कि उस इंडेक्स के आधार पे असमानता मापने की कोशिश की जाती है। अब हम बाद में देखें कि आने वाले रिसर्चर जो हैं
वो उस इंडेक्स को और इम्प्रूव कर दे, है ना, उस इंडेक्स को जो असमानता मापने में हम काम ले रहे हैं उसको यदि और इम्प्रूव कर दे, तो ये एक तरह से ये बताओ कि ये एक कंसेप्चुअल डेवलपमेंट सब्जेक्ट में होगा या नहीं होगा। ठीक है, it is generally used by the philosophers and thinkers to develop new concepts or or to reinterpret the existing ones। ज्यादातर जो दर्शन शास्त्री हैं और जो थिंकर्स हैं वो क्या करते हैं कि इस उपागम का उपयोग करते हैं, इसकी सहायता से वे नए कॉन्सेप्ट जो हैं वो बनाते हैं, या यूं कहें कि जो पहले से संकल्पनाएं बनी हुई होती है ये उनमें सुधार प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, उनको नए तरीके से रीइंटरप्रेट करते हैं, है ना, उनको नए आयामों से जोड़ते हैं। अब जब बात करते हैं हम एम्पिरिकल रिसर्च की, हम सब जानते हैं कि अनुभविक जो शोध है, एम्पिरिकल रिसर्च है, उसका पूरा का पूरा जो ध्येय है वो होता है एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और एविडेंस के। ये कह रहा है भाई चीज वही है जिसको या तो अनुभव किया जा सके, है ना, जिसका प्रेक्षण किया जा सके और जिसके प्रमाण हो, जिसके एविडेंस हो। ठीक है, और इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज डेटा बेस्ड रिसर्च। ये एम्पिरिकल रिसर्च जनरली क्या होती है, आंकड़ों पर आधारित होती है, कमिंग अप विद कंक्लूजंस व्हिच आर कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट। और इस शोध के अंतर्गत इस तरह के निष्कर्ष सामने आते हैं जिनको हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उनकी जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि किस प्रकार से सैद्धांतिक शोध जो है वो अनुभविक शोध से भिन्नता रखता है। अब देखिए हम बात करते हैं कुछ और शोधों के प्रकार हैं जिनके बारे में भी हमें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसमें हम समय को यदि संदर्भ में लेकर और फिर यदि हम शोध करते हैं तो ध्यान रखना बेटा, इसमें दो तरह के शोध होते हैं। एक वन टाइम रिसर्च, ज्यादातर केसेस में जैसे हम देखते हैं कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जो पीएचडी करने वाले बच्चे हैं वो ज्यादातर वन टाइम रिसर्च करते हैं। एक ही बार वो क्या करते हैं कि डेटा कलेक्शन के लिए फील्ड में जाते हैं। ठीक है, एक निश्चित समय पर। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ज्यादातर ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होता है, लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च की बात कर रहा हूँ, कि ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हम देखते हैं कि चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए रिसर्च सब्जेक्ट को सेम रखते हुए, है ना, रिसर्च सब्जेक्ट को सेम रखते हुए अलग अलग समय अंतरालों के बाद, है ना, ये समय अंतराल निश्चित भी हो सकते हैं, निश्चित नहीं भी हो सकते, ये डिपेंड करता है कि हम किस बारे में अध्ययन कर रहे हैं उसके आधार पर। ठीक है, तो उसकी पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। ठीक है ना, जैसे आज आपने शोध किया किसी क्षेत्र का और उसी क्षेत्र की पॉपुलेशन का जो शोध आपने आज किया वो आज के आप 10 साल बाद भी कर रहे हो, फिर 10 साल बाद और 10 साल जब बीत जाए तब भी कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो एक सतत प्रक्रिया है ना, ठीक है, जिसके अंदर एक ही बार में शोध पूरा नहीं होता। सतत का मतलब ये नहीं है कि आप लगातार ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ये ध्यान रखना। यहाँ सतत का तात्पर्य आपको ये नहीं लेना है। सतत का तात्पर्य मेरा यहाँ सिर्फ इतने से ही है कि ये चल रहा है ना। वैसे प्रकृति से ये सतत नहीं है, ये चल रहा है, एक बार में खत्म नहीं हो रहा ये शोध। ठीक है, आज आपने देखा कि किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित प्रकार की समस्या के स्वरूप को जानने के लिए आपने आज शोध किए। हो सकता है कि आप 3 साल बाद फिर उसी एरिया में
फिर शोध करें, आप फिर आगे 3 साल बाद फिर शोध करें। कई बार एरिया सेम रह सकता है, सब्जेक्ट बदल सकते हैं, कई बार सब्जेक्ट सेम रहते हैं, ठीक है, चाहे एरिया बदल जाए। यदि सब्जेक्ट डिसलोकेट भी हो जाते हैं तो भी हमारे लिए सब्जेक्ट मैटर होते हैं कि किस पर शोध किया गया था। यदि वो ऑस्ट्रेलिया से पिछले 3 सालों में माइग्रेट होकर यदि यूएस बस गया है तो हमारे लिए उससे मतलब नहीं होता है ना। तो ये जो लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च होती है ना, इसमें निश्चित रूप से क्या होता है कि शोध जो है वो एक ही समय में पूरी तरह से संपादित नहीं होता, बल्कि हम ये देखते हैं कि हमें कहीं ना कहीं एक निश्चित अंतरालों के बाद जो है वो सेम रिसर्च सब्जेक्ट के ऊपर पुनः हमें शोध की प्रक्रिया से होकर गुजर कर हमें सच्चाई को उद्घाटित करने की कोशिश करनी होती है। उसके अगला जो है दैट इज फील्ड सेटिंग रिसर्च और ऑब्जर्वेटरी रिसर्च, है ना, या लेबोरेटरी रिसर्च, ठीक है, और साइमुलेशन रिसर्च। देखिए, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, विशेष तौर पे मैं क्योंकि भूगोल से संबंध रखता हूं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई फील्ड सेटिंग रिसर्च जो है वो रिसर्च है जहां फील्ड ही लैबोरेटरी ठीक है ना, जहां पर फील्ड खुद लैबोरेटरी। जैसे आप मान लीजिए कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में आप ग्लेशियर की स्टडी कर रहे हैं, तो ग्लेशियर ही आपकी लैबोरेटरी है ना, वही आपकी प्रयोगशाला है। तो ये होती है फील्ड सेटिंग रिसर्च, है ना। और जो लैबोरेटरी रिसर्च होती है वो विशेष तौर पे एक ऐसा स्थान, या यूं कहें कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी निश्चित फ्रेम के अंदर हम शोध को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी बार जो लेबोरेटरी एनवायरनमेंट है, हम ये देखते हैं कि वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट भी होता है ना, अर्थात वो कहीं ना कहीं एक नियंत्रित वातावरण है जिसके अंदर शोध आगे बढ़ता है। तो हम डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट इन विच इट इज टू बी कैरीड आउट, है ना, ये डिपेंड करता है कि आपको किस मुद्दे पे शोध शोध करना है ना, और कहाँ करना है, इस पे निर्भर करता है। अगला जो आता है क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च। ज्यादातर हमें ये देखते हैं कि हम जो केस स्टडी रिसर्च होती है ना, वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। केस स्टडी रिसर्च में क्या होता है, जैसे आप पर्टिकुलर केस को लेके चलते हो और उसी का लगातार ऑब्जर्वेशन कर, ठीक है। बहुत सारी बार कुछ रोगी जो क्रिटिकल इलनेस से गुजर रहे होते हैं, है ना, तो ऐसी बीमारियों से ग्रसित लोग जो हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, केस स्टडी के रूप में समर्पित कर देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि उनकी उनकी बहुत गहराई से सूचनाएं जो हैं वो प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अब देखिए आप, यदि हम इसकी बात करें क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च की, तो हम ये कह सकते हैं कि इन डेप्थ अप्रोचेस टू रीच द बेसिक कॉजल रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं, जैसे जैसे डॉक्टर क्या करता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में, कि वो कई तरह के हमें डायग्नोसिस सजेस्ट करता है, और वो जो जांचें सजेस्ट करता है उसके पीछे उसका मूल ध्येय होता है बीमारी की जड़ तक पहुंचना, बीमारी की जड़ तक पहुंचना। तो वो स्पष्ट है अपने लक्ष्य में, ठीक है। अब वो देखता है केस स्टडी के अंतर्गत, जब वो किसी एक आदमी को खूब सारी जांचें लिखता है, तो अब वो क्या करता है कि उन जांचों के जो परिणाम है उनको अंतर संबंधित करके देखने की कोशिश करता है, ठीक है। और इसीलिए हम कहते हैं कि इन डेप्थ अप्रोचेस, दिस इन डेप्थ अप्रोच और अप्रोचेस, क्योंकि डायग्नोस्टिक भी कह देते हैं, क्लिनिकल भी कह देते हैं, है ना। तो अप्रोचेस टू रीच द बेसिक कॉजल रिलेशनशिप, है ना, किसके कारण हुआ ऐसा, ठीक है, कौन इसके लिए उत्तरदायी है ना। फिर आता है एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मलाइज्ड रिसर्च।
एक्सप्लोरेटरी जो है उसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि इस तरह के शोध में ऐसा नहीं होता कि आपके पास में कोई परिकल्पना है और आप उसके साथ साथ आगे बढ़ रहे हो, है ना, और आप शोध कर रहे हो। वो एक्सप्लोरेटरी नहीं हो सकता। एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च है वो निश्चित रूप से क्या होती है, इनोवेटिव एरियाज से रिलेटेड होती है, नवीन क्षेत्रों से संबंधित होती है, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन मतलब खोज, है ना। अब जब खोज की बात आ रही है तो फिर ये नहीं मानना चाहिए कि पहले से बहुत कुछ है। खोज की बात आ रही है, इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि कुछ नया, कुछ नया। तो ये लोग जो हैं ये हाइपोथेसिस लेकर नहीं चलते हैं, ये बेसिकली हाइपोथेसिस, इनके शोध से हाइपोथेसिस बनती है, तो ये हाइपोथेसिस का विकास करते हैं, ठीक है। जबकि जो फॉर्मलाइज्ड रिसर्च होती है उसके अंदर सामान्यतः जो हम लोग फॉलो करते हैं वो फॉर्मलाइज्ड रिसर्च का एग्जांपल है, उसमें हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च, इसमें क्या होता है कि जो हमारे ऐतिहासिक जो स्रोत हैं उनका इस्तेमाल होता है, वो आर्काइव हो सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, है ना, ठीक है, किसी तरह के रिमेन्स हो सकते हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल किया जाता है टू स्टडी इवेंट्स और आइडियाज ऑफ द पास्ट। बीते हुए काल में किस तरह के इवेंट्स जो हैं वो घटित हुए, है ना, और किस तरह के आइडियाज के साथ वो लोग जीते थे, इंक्लूडिंग द फिलॉसफी ऑफ पर्संस एंड ग्रुप्स एट एनी रिमोट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी बार हम ये देखते हैं कि फिलॉसफी ऑफ पर्संस और अ ग्रुप एट एनी रिमोट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, उसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है कि लोग या जो वहाँ रहने वाले खूब सारे लोग हैं, है ना, ठीक है, उनके हम ये बात कहेंगे कि उनके दर्शन संबंधी पक्ष जो है, ठीक है, उसको भी अध्ययन करना इसमें शामिल किया जाता है ना। और हम बहुत सारी बार जो ऐतिहासिक उपागम की बात करते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि भाई जैसे जैसे आपको मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप देखनी है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, तो if you really want to have a good account of this relationship in your research, then definitely you have to do this three things, ठीक है, आपको इसमें तीन काम करने होंगे, है ना, क्योंकि उसी से आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं आप उसकी पूर्णता में जानकारी दे पाओगे, ठीक है। अब ये देखते हैं कि एक जो इसमें पहला स्टेप आता है ना, उसमें ये आता है कि भाई जैसे आपने कोई भी एक मुद्दा लिया, है ना, जैसे मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप का आपने एक मुद्दा लिया किसी किसी क्षेत्र में, आप ये देखिए कि उस सोसाइटी वहां पर उस प्लेस के साथ में सोसाइटी जो है उसका उसका अटैचमेंट जो है वो शुरू कब से होता है ना, अर्थात अर्थात वहां पे जो सेटलमेंट हिस्ट्री है उसको आप फोकस करोगे, फिर आप फोकस करोगे उस पूरी जर्नी को, जिस जर्नी से होकर वहाँ मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप जो है वो विभिन्न प्रकार के अनुभवों से होकर गुजरता है, और फिर आप बात करोगे वर्तमान में मानव और वातावरण के बीच संबंध की, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं दिस इज अ हिस्टोरिकल अप्रोच, ये एक ऐतिहासिक उपागम के साथ शोध है ना, और ये शोध जो है वो यदि किसी हिस्ट्री से रिलेटेड हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं, इस तरह के शोध जो हैं वो हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाते हैं। हिस्ट्री क्योंकि मूल रूप से ये काम करता है, ठीक है, तो ये उनका कोर है, ठीक है। हिस्ट्री जो इतिहास का डिसिप्लिन है वो जो है उसका तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च जो है ये कोर है, और वो लोग जो हैं वो लगातार हिस्टोरिकल जो रिसोर्सेज हैं
उनसे समाज की वर्तमान दशा और समाज की जो ऐतिहासिक विकास की दशा है, दोनों को देखकर शोध को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रकार की, वो है कंक्लूजन ओरिएंटेड और डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च। बहुत अंतर है दोनों में, ठीक है। तो कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च जो होती है, उसमें रिसर्चर जो है ना, वो फ्री है, क्योंकि रिसर्चर का मूल ध्येय जो है वो समस्या को सही रूप में समझना है। उसके लिए उसके सामने किसी तरह के कोई बैरियर्स नहीं है, ठीक है। और वो समस्या भी रिसर्चर ने स्वयं आइडेंटिफाई की है। शोध की समस्या भी रिसर्चर के द्वारा स्वयं आइडेंटिफाई की हुई है, ठीक है। तो इस तरह के शोध में जब वो आगे बढ़ेगा, है ना, कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च में, तो उसका जो पूरा ध्येय है वो शोध के निष्कर्षों पर है, कि जिस प्रक्रिया से एक एक पूरी साइंटिफिक मैकेनिज्म से जब वो आगे बढ़ता है तो क्या निकल के आता है। लेकिन जो डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च होती है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा अलग हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हमें वो ऑटोनॉमी देखने को नहीं मिलती रिसर्चर की जो हमें कंसेप्चुअल में मिलती है, कंक्लूजन ओरिएंटेड में मिलती है। क्योंकि कंक्लूजन ओरिएंटेड में क्या होता है कि रिसर्चर खुद समस्या जो है उसको पिक करता है ना, और रिसर्च को डिजाइन करता है, रीडिजाइन करता है ना, पूरी इंक्वायरी की जो 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 प्रक्रिया है उसको, ठीक है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है ना, वो शोध में वैज्ञानिक उपागम को नहीं छोड़ता, है ना, और शोध को निश्चित रूप से व्यवस्थित बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन उसके अंदर उसके पास लिबर्टी होती है कि वो समय समय पर जहां जहां पर इंटरवेंशन की जरूरत है वहां पर वो इंटरवेंशन कर सके, है ना, वो हस्तक्षेप के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। लेकिन जो डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च है इज ऑलवेज फॉर द नीड ऑफ अ डिसीजन मेकर, है ना। ज्यादातर जैसे मान लीजिए कोई कंपनी मार्केट ओरिएंटेड रिसर्च करवा रही है, तो वहां पर जो शोधार्थी है ना, उसके अपने जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो काम नहीं आने वाले, ठीक है। उसको ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसर्च प्रॉब्लम है, जो 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 कंपनी जो जिस तरह का शोध चाहती है, उनकी जो रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं उन पर काम करना है उसको, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने जो बातें करी ये सब रिसर्च के प्रकार हैं। हम एक पूरे लेक्चर में आगे जो शोध के सारे प्रकारों को फिर से डिस्कस करेंगे, और उस समय हम एक एक जो प्रकार है उसकी बारीकी के अंदर हम जाएंगे। अब देखिए, जब हम इसमें आगे बात करते हैं तो बात आती है रिसर्च अप्रोचेस की। हम बड़े तौर पे देखें, देखिए शोध बहुत प्रकार के हैं, बहुत सारे प्रकार के शोध हैं, लेकिन हम ज्यादातर मोटे तौर पे दो प्रकार की के उपागम के साथ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे शोध जो हैं उनमें हम ये देखते हैं कि हम क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो करते हैं, बहुत सारे शोध में हम क्वालिटेटिव अप्रोच को फॉलो करते हैं, है ना। तो हमारा उपागम परिमाणात्मक भी हो सकता है, मात्रात्मक भी हो सकता है, और हमारा उपागम जो है वो गुणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स, इन दोनों के रिसर्च मेथड्स, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंट वहीं से शुरू हो जाता है, राइट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये जो शोध के लिए हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, ये परिमाणात्मक या मात्रात्मक शोध में ये प्रकृति से मात्रात्मक होती है सूचनाएं और आंकड़े, और इन गुणात्मक शोध में ये मात्रात्मक हो भी सकते हैं और मात्रात्मक नहीं भी हो सकते हैं। हालांकि आज की तारीख में हमारे पास में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनसे हम कई बार क्या करते हैं
कि इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करके जो हमारे क्वालिटेटिव डेटा हैं उनको क्वांटिटेटिव डेटा में बदलने की कोशिश भी करते हैं, और बहुत सारे केसेस में हम बदल भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ जिन मूलभूत उपागमों की बात कर रहे हैं उस मूलभूत उपागमों में हम दो ही श्रेणी लेंगे, और एक श्रेणी हम कहेंगे जिसको कहेंगे मात्रात्मक उपागम, और एक श्रेणी जिसको हम कहेंगे गुणात्मक उपागम। जब हम बात करते हैं मात्रात्मक उपागम की, तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं इस चीज को कि इस तरह के जो शोध होते हैं उसके अंदर जो आंकड़े जिनको हम लेकर आगे बढ़ते हैं, या जिन आंकड़ों को यूं कहें कि हम इजाद करते हैं हमारे शोध हेतु, ठीक है, वो आंकड़े अनिवार्यतः हम ये देखते हैं कि मात्रात्मक होते हैं। वो आंकड़े मात्रात्मक होते हैं। इजाद करते हैं शब्द मैंने इस्तेमाल किया, वो इसलिए किया कि कुछ जरूरी नहीं कि हमेशा और हमेशा आपका जो शोध है उसमें आंकड़े आपको सीधे मिल जाते हैं। कई बार वो आंकड़े एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप क्या करते हैं, उन आंकड़ों को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कुल मिला के कि इसमें जो आंकड़े हैं जिनको लेकर हम शोध में आगे बढ़ते हैं वो प्रकृति से मात्रात्मक होते हैं। These data are generally processed through rigorous quantitative analysis, और हम ये भी देखते हैं कि जनरली, है ना, जनरली इस तरह के जो डेटा होते हैं उनको हम बहुत ही जो जटिल क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं, है ना, जो तकनीकें हैं, जो मात्रात्मक तकनीकें हैं, उनके इस्तेमाल से हम आगे बढ़ते हैं, है ना, और उनको प्रोसेस करते हैं। डेटा को हम प्रोसेस करते हैं। दिस अप्रोच कैन बी फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू इन्फरेंशियल। इन्फरेंशियल के बाद 2 नंबर पे है एक्सपेरिमेंटल, और एक्सपेरिमेंटल के बाद 3 नंबर पे है साइमुलेशन अप्रोचेस। अर्थात यदि हम बात करें कि मात्रात्मक उपागम में भी कुछ उपागम हमें देखने को मिलते हैं, और वो उपागम है इन्फरेंशियल उपागम, एक्सपेरिमेंटल उपागम और साइमुलेशन उपागम। अभी देखिए हम इनको एक एक करके बात करते हैं। देखो, इन्फरेंशियल ये शब्द कहां से आया? ये शब्द बना है इन्फर से, ठीक है, और इन्फर का जो चारित्रिक मीनिंग है ना, वो ये है पता लगाना। ठीक है, अब देखिए जो इन्फरेंशियल रिसर्च होती है उसके अंदर क्या हमारा उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है टू इन्फर कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेशनशिप ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम डेटा। हम आंकड़ों की सहायता से किसी भी जो जनसंख्या है, ठीक है, हम उसकी चारित्रिक विशेषताएं और उसमें उसके जो संबंध है ना, रिलेशनशिप्स है, ठीक है, वो हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, है ना, उनको हम उद्घाटित करना चाहते हैं। ठीक है, और जनरली हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सर्वे बेस्ड रिसर्च की ओर बढ़ते हैं। और सर्वे बेस्ड रिसर्च के अंदर इस तरह की इन्फरेंशियल रिसर्चेस में हम क्या करते हैं कि सर्वे पूरी जनसंख्या का नहीं करते, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि शोध के अंतर्गत जो पॉपुलेशन है वो काफी साइज में बड़ी होती है, तो वी गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ सैम्पलिंग। हम किसी न किसी प्रकार के प्रतिदर्श के चुनाव की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। हम सैम्पलिंग टेक्निक को अपनाकर हम ये पहले नेचर ऑफ रिसर्च को समझते हैं, उसके आधार पे हम सैम्पलिंग टेक्निक तय करते हैं कि भाई किस तरह के रिस्पोंडेंट्स होंगे या किस तरह का शोध हमारा होगा, और उसके बाद में हम ये तय करते हैं कि उसके लिए जो हमारे सैंपल्स हैं उनके चुनाव के लिए हमें कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो अपनानी होगी। ठीक है, और वो जो सैंपल है, क्योंकि हम जानते हैं कि सैम्पलिंग टेक्निक में हम इतना सिस्टमैटिक तरीके से और साइंटिफिक तरीके से आगे क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि सैम्पलिंग टेक्निक को अपनाकर हम जो सैंपल प्राप्त करते हैं उस सैंपल का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, है ना। जिस जनसंख्या पे हम शोध कर रहे हैं उस जनसंख्या से निकाला गया नमूना, उसका जो सैंपल है
वो उस जनसंख्या की चारित्रिक विशेषताओं को समाहित किए हुए होना चाहिए, ताकि हम ये कह सके कि भी हमारा सैंपल जो है वो हमारी जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका प्रतिनिधि है। और यदि हमारा सैंपल प्रतिनिधि है तो हम सैंपल के ऊपर एक्सरसाइज करके, सैंपल के ऊपर हम सारा शोध की प्रक्रिया जो है ना उसको लागू करके, और हम जो निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, यदि हमारा सैंपल वास्तव में पॉपुलेशन का प्रतिनिधि है तो हमारे निष्कर्ष जो हैं वो पूरी जनसंख्या पर लागू होंगे, है ना। अर्थात हमारे को जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं, वो सैंपल के जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं, वो ये मान के चलिए कि पूरी जनसंख्या के लिए वो निष्कर्ष जो हैं, ठीक है, वो समान रूप से जुड़े हुए हैं, है ना। अर्थात हम ये कहेंगे कि सैंपल के अध्ययन मात्र से ही हम पूरी जनसंख्या के अध्ययन को कर पाने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, जनरली दिस इज अ सर्वे रिसर्च वेयर अ सैंपल ऑफ पॉपुलेशन इज स्टडीड, है ना। द पॉपुलेशन माइट बी क्वेश्चन और ऑब्जर्व, क्वेश्चन इन द सेंस कि हो सकता है कि रिसर्चर खुद जो है वो पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करे, केवल ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्शन हो और सकता है कि वो पॉपुलेशन के इन डेप्थ इंटरव्यूज ले, है ना, शेड्यूल्स के थ्रू उनसे सूचना प्राप्त करें, है ना, साक्षात्कार हो सकता है, क्वेश्चनायर हो सकता है ना, प्रश्नावली जिसको बोलते हैं, शेड्यूल हो सकता है, सूची जिसको बोलते हैं। तो कई बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नाम से ही पता लग रहा है ना, एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट यदि नाम आ रहा है तो बहुत हद तक हमें देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स होती हैं, हमें वहां सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म दिखाई देती है। कंट्रोलिंग मैकेनिज्म हमारे काम आती है क्योंकि कंट्रोलिंग मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या करते हैं, हम एग्जिस्टिंग सेटिंग में मैनिपुलेशंस करते हैं। मैनिपुलेशंस से मतलब ये हुआ कि हम एक कॉजल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने की, कारण प्रभाव संबंध जो है उसको खोजने की कोशिश करते हैं, और उस कारण प्रभाव संबंध में हम क्या करते हैं कि जो स्वतंत्र चर हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, हम क्या करते हैं कि उनके अंदर वेरिएशंस करते हैं, और फिर हम डिपेंडेंट चर के अंदर होने वाले वेरिएशंस को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उसका डेटा लेते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई ना, ठीक है। क्योंकि हम जब कोई भी, चाहे वो बाईवेरिएट एनालिसिस करें, है ना, द्विचर विश्लेषण करें या हम बहुचर विश्लेषण करें, तो हम क्या करते हैं, हम ही मानते हैं कि दो तरह के चरित्र वाले वेरिएबल्स होते हैं, एक वो जो स्वतंत्र होते हैं, एक वो जो परतंत्र होते हैं। और स्वतंत्र चरों में परिवर्तन जो है वो परतंत्र चरों में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। हम कई ऐसे टेस्ट हैं जिनके द्वारा हम उनके सिग्निफिकेंस की जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है उसमें इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मच ग्रेटर कंट्रोल ओवर द रिसर्च एनवायरनमेंट। इसके अंदर जो 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 शोध के वातावरण में कहीं ना कहीं नियंत्रण की गुंजाइश बनी रहती है, होती है ना, नियंत्रण किया जा सकता है। एंड इन दिस केस some variables are manipulated purposefully some variables are manipulated, है ना। अर्थात जैसे मान लीजिए आप चूहों पे शोध कर रहे हो, है ना, आपने पहले मान लो कोई दवा उनके ऊपर शोध करी, उसको 1 mg की खुराक दी, बाद में आपने उसको मान लीजिए कि कुछ समय बाद 2 mg की खुराक दी और प्रभाव देखा, 5 mg की खुराक दी और प्रभाव देखा, 10 mg की खुराक दी और प्रभाव देखा। तो ये जो क्वांटिटी आप बदल रहे हो, ठीक है, वो क्वांटिटी जो है ना, वो बेसिकली वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उनके किसी न किसी स्वभाव जिससे उसका संबंध है ना, जो दवा हम दे रहे हैं उसका अध्ययन करते हैं, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो निर्भर चर है, वो निर्भर चर है। ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ही प्रयोगशाला में 10 अलग अलग ग्रुप्स में चूहों के ग्रुप रखें और उन 10 पे अलग अलग पोटेंशियल, अलग अलग पोटेंसी, जैसे 2 mg, 4 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, अलग अलग पोटेंसी की मेडिसिन जो है अलग अलग ग्रुप को दें, और हम क्या करें, उनके आउटकम बिहेवियर की स्टडी करें। आउटकम बिहेवियर जो है वो उनका निर्भर चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल,
ठीक है, तो experimental research is characterized by much greater control over the research environment, and in this case some variables are manipulated to observe their effect on other variables. And the variables in which we are doing some sort of manipulation, those are independent variables, and the variables which we are observing as a effect, those are dependent variables, because when we will manipulate the independent variables, we will try to find out to examine the changes which are taking place, or which might take place in case of the dependent variables. अब देखिए, हम बात करते हैं साइमुलेशन अप्रोच की। साइमुलेशन अप्रोच, अब साइमुलेशन मॉडलिंग आप देखते हो ना, ठीक है, ये एक तरह का एक कंप्यूटर मॉडलिंग टाइप होता है ना। एक तरह का, ये मान लीजिए कि सिस्टम एनालिसिस जो होता है ना, ठीक है, ये साइमुलेशन मॉडलिंग जो है वो कहीं ना कहीं सिस्टम एनालिसिस की अप्रोच को लेकर चलता है। बहुत सारे आप जो टीवी पे कार्टून शोज देखते हो ना, ये भी साइमुलेशन मॉडलिंग के द्वारा तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है कि एक कृत्रिम वातावरण बनाया जाता है, ठीक है, विद इन विच द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड डेटा कैन बी जनरेटेड। और उसी वो जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है वो एक्सपेरिमेंटल सेटिंग है एक तरह की, है ना, और उसी से डेटा जो है वो जनरेट किए जाते हैं, है ना, उसी से डेटा प्राप्त किए जाते हैं। एंड दिस परमिट्स एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द डायनामिक बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम। और इस प्रकार के साइमुलेशन रिसर्च के अंदर हम किसी सिस्टम के जो गतिक व्यवहार है, जो डायनामिक बिहेवियर है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, है ना, नियंत्रित दशाओं के अंदर। साइमुलेशन अप्रोच कैन आल्सो बी यूजफुल इन बिल्डिंग द मॉडल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर कंडीशंस। एंड साइमुलेशन मॉडलिंग, ये लगता है कि ये केवल और केवल जैसे मान लो फिजिकल ज्योग्राफी में लागू होती होगी, या केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की स्टडी में लागू होती कि नो, साइमुलेशन मॉडलिंग में सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स जो हैं उनको भी हम अध्ययन करते हैं, अर्थात उनमें भी, वहां भी हम कई बार साइमुलेशन मॉडल्स की एप्लीकेशन को देखते हैं। अब बात आती है क्वालिटेटिव रिसर्च की, गुणात्मक शोध, है ना, और उसका उपागम। बहुत सारे शोध होते हैं। अब जैसे क्लिनिकल रिसर्च, ठीक है, अब क्लिनिकल रिसर्च जो है वो एक प्रकार है ना, ठीक है, डायग्नोस्टिक रिसर्च एक प्रकार है, और बहुत सारी जो क्लिनिकल रिसर्च है जिसमें केस स्टडी को हम मेन आधार या मेन यूं कहें कि तरीका लेकर चलते हैं, जिसमें वो भी क्वालिटेटिव अप्रोच है, ठीक है। तो ये जो क्वालिटेटिव अप्रोच है, इट इज कंसर्न्ड विद सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, ओपिनियंस एंड बिहेवियर। ये जो वर्ड है सब्जेक्टिव असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, हम जब मात्रात्मक शोध की बात करते हैं, तो फिर ये मात्रात्मक शोध के संदर्भ में वहां पर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट आता है, ठीक है। ये मात्रात्मक शोध की चारित्रिक विशेषता है ना, कि वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, और गुणात्मक शोध जो होते हैं उनमें वस्तुनिष्ठता के साथ हमें कुछ हद तक कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और ये वर्णनात्मक होते हैं, ये शैली से वर्णनात्मक होते हैं, ठीक है। हालांकि इनमें भी बहुत सारे टूल्स आ गए हैं आजकल, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए हैं जो गुणात्मक डेटा होते हैं उनके साथ काम करते हैं। तो नो डाउट इस उपागम में भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करने के प्रयास जो हैं वो निरंतर हैं, ठीक है, और वो रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि क्वालिटेटिव जो रिसर्च है दैट कैन नॉट बी एज ऑब्जेक्टिव एज क्वांटिटेटिव रिसर्च, हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है रिसर्च का, दैट इज डिफरेंट, वो भिन्न भिन्न है। अब यहाँ पे देखिए हमारा कंसर्न किसके साथ है गुणात्मक शोध में? और कंसर्न इज विद सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, है ना। ये व्यवहार से संबंधित चीज है, मानव के व्यवहार से संबंधित चीज है। क्या मानव के व्यवहार से संबंधित शोध कभी पूरी तरह से
क्वांटिटेटिव हो सकते हैं? क्या वो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ओपिनियंस एंड बिहेवियर्स, ये सब हमारे स्वभाव से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है। रिसर्च इन सच ए सिचुएशन इज अ फंक्शन ऑफ रिसर्चर्स इनसाइट्स एंड इंप्रेशंस। एक कंट्रोल्ड लेबोरेटरी सिचुएशन के अंदर जो रिसर्चर है उसकी इंसाइट और उसके इंप्रेशन कोई मायने नहीं रखते। ठीक है। ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग द चेंज लाइक ए मशीन। वो बदलाव को एक मशीन की तरह देख रहा है, माप रहा है उसको। बट इट इज नॉट सो इन केस ऑफ सब्जेक्टिव असेसमेंट। सब्जेक्टिव असेसमेंट में ऐसा नहीं होता। ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक शोध में ऐसा नहीं होता। गुणात्मक शोध के अंदर जो शोधार्थी है, ठीक है, उसकी दृष्टि, उसके 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 इंप्रेशंस, उसके भाव, है ना, ठीक है, वो सब जो है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। तो दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द रिसर्च फंक्शन, है ना, वो हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, रिसर्च विद दिस अप्रोच जनरेट्स रिजल्ट्स ईदर इन नॉन क्वांटिटेटिव फॉर्म, या तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो डेटा हमारे सामने आते हैं वो गुणात्मक होते हैं, अमात्रात्मक होते हैं। ठीक है। और इन द फॉर्म विच आर नॉट सब्जेक्टेड टू रिगरस क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और इस तरह के फॉर्म में होते हैं, यदि वो अमात्रात्मक नहीं भी है तो भी हम उनको, जो जटिल मात्रात्मक विधियां हैं, ठीक है, उनको एनालिसिस करने की, उनके अंदर हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखिए कि टेक्निक्स जो हैं वो यहाँ कौन कौन सी अपनाई जा सकती है। बहुत सारी टेक्निक्स होती है, हम कुछ का नाम दे रहे हैं। ठीक है। जैसे फोकस ग्रुप इंटरव्यूज, है ना, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज, जैसे जैसे आप यदि कभी भी दुनिया में कभी भी आप होलोकास्ट म्यूजियम का विजिट करने का आपको मौका मिलेगा। होलोकास्ट म्यूजियम जहाँ भी है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो 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 यूँ कहें कि हिटलर की तानाशाही और अत्याचार था ज्यूज पे, उसको एक्सपोज करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंट्री देते हैं एक तरह से आपको। जब आप देखोगे कि तो अक्सर होलोकास्ट म्यूजियम के अंदर आपको एक स्टूडियो मिलेगा, और उस स्टूडियो में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स चलती रहती हैं, जिन फिल्म्स के अंदर हम ये देखते हैं कि जो सर्वाइवर्स हैं, जो बच गए उस पूरे के पूरे उस शोषण के माहौल में, ठीक है, जो लोग अपनी जान बचा पाए या किसी भी कारण से जो जीवित रह गए, उनके इंटरव्यूज के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है। ठीक है। तो फोकस ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। या जैसे एक शोध मैंने किया था बहुत पहले उधम सिंह नगर के ऊपर, जहां हमने करीब करीब 17 जो लोग हैं उनसे हमने मुलाकात की, और वो लोग वो थे जिन्होंने पार्टीशन को भोगा, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान का जो विखंडन हुआ था, ठीक है, और उसके साथ साथ जो घटनाक्रम हुए थे, वो कहीं न कहीं उस घटनाक्रम के चश्मदीद थे, उन्होंने उसको देखा था। ठीक है। तो वो फोकस ग्रुप हो गया। देन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में क्या करते हैं कि बेसिकली आप जब किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करते हो तो बहुत सारी बार जो चीज़ें आती है वो सीधी सामने नहीं आती। तो यू माइट टेक हेल्प ऑफ मैनी साइकोमेट्रिक टूल्स ऑल्सो। आप कई तरह के साइकोमेट्रिक टूल्स का इस्तेमाल करते हो, है ना, और फिर यूं कहें कि वो जो कंडीशंस हैं, ठीक है, उनको उन कंडीशंस में जो रिस्पॉन्स आता है आपके रेस्पोंडेंट का, उसके आधार पे ये मान लो कि शोध आगे बढ़ता है। ठीक है। मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं, देखिए। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अलाउ रेस्पोंडेंट्स टू प्रोजेक्ट देयर सब्जेक्टिव और ट्रू ओपिनियन एंड बिलीव्स ऑन टू अदर पीपल और इवन ऑब्जेक्ट्स,
है ना। तो सीधे डायरेक्टली उनसे वो इंफॉर्मेशन ना लेकर, ना प्राप्त करके हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो रेस्पोंडेंट है, ठीक है, वो अपनी जो सब्जेक्टिव फीलिंग्स है, अपने बिलीव्स हैं, अपनी जो ओपिनियंस हैं, ठीक है, उनको दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर प्रोजेक्ट करता है। जैसे हमने उसके सामने दो पिक्चर रख दी, है ना, और हमने उससे पूछा, जैसे ये है, हमने कहा बताइए आप इस पिक्चर को देख के आपके दिमाग में क्या आता है? दिस टाइगर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, स्विफ्ट, वाइल्ड, और कैनॉट बी डिस्टर्ब्ड, राइट। अब आप कौन सा ऑप्शन, आप कैनॉट बी टेम्ड चुनते हो, आप वाइल्ड चुनते हो, आप स्विफ्ट चुनते हो, आप स्ट्रॉन्ग चुनते हो? यहाँ जैसे ही आप चुनाव करते हो इनमें से किसी का भी, तो आप मान के चलिए कि व्हाट यू हैव डन, यू हैव प्रोजेक्टेड योर ओपिनियन और योर बिलीफ ऑन अदर ऑब्जेक्ट, है ना। और वहां से फिर क्या करता है कि रिसर्चर जो है वो क्या करता है कि उसके जो बिहेवियरल पार्ट है ना, उसकी स्टडी करता है। जैसे खरगोश दिखाया और आपने बोला कि फास्ट, स्विफ्ट, देन दिस गाइल, एंड देन नॉट स्ट्रॉन्ग। अब आपने पूछा कि बताओ कौन सा इसके बारे में, इस पिक्चर को देख के आपको खरगोश की कौन सी विशेषता जो है आपके दिमाग में आती है ना। और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे पिक्चोरियल प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, है ना, पिक्चर्स दिखा के, है ना, और वर्बल प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, है ना, उसके द्वारा, ठीक है, जैसे वर्ड का एसोसिएशन निकालने की कोशिश करते हैं उसके अंदर। फिर कंप्लीशन टेक्निक्स होती है, कोई, है ना, जैसे कोई सेंटेंस दे दिया उसको कंप्लीट करो। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनसे ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है उनका लेना देना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो 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 डेटा बेसिकली रिसर्चर इन्फर करता है ना, रिसर्चर जो है वो क्या करता है कि उससे डेटा निकालता है उस रेस्पोंडेंट के रेस्पॉन्स से। और फिर डेप्थ इंटरव्यू, है ना, और इसको यूं कहते हैं इन डेप्थ इंटरव्यू, है ना। इन डेप्थ इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे केस स्टडीज के केस में होता है ना, कि आप बहुत गहराई से किसी एक सब्जेक्ट जो है उसका अध्ययन करते हैं, है ना। ऑल दीज आर एक्सप्लेन्ड इन अ डिटेल्ड मैनर विथ इलेबोरेटिव इंटरप्रिटेशन। और खास बात है कि ये सब का सब जो है ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर बहुत विस्तार से वर्णित किया जाता है, और उसमें सब्जेक्टिविटी होना लाजमी है। सब्जेक्टिविटी जो है वो निश्चित रूप से आपको वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यदि रिसर्च क्वालिटेटिव है तो सब्जेक्टिविटी के चांस तो वहां बनते ही बनते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एथिक्स की। देखिए कोई भी शोध जो है वो ऐसा नहीं हो सकता जिसमें हम एथिकल दिस जो कंसिडरेशंस हैं उनको अवॉइड करें, ठीक है। किसी भी शोध का जो उद्देश्य है, ठीक है, वो नॉलेज प्रोडक्शन है, फाइन, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि केवल नॉलेज प्रोडक्शन के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। योर कोड ऑफ कंडक्ट एज अ रिसर्चर is defined in with certain criterias। आप एक शोधार्थी हैं तो आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आपके रिसर्च का कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, that must be seen on the lines of research ethics also, कि कहीं आप रिसर्च एथिक्स का उल्लंघन तो नहीं कर रहे इस शोध में। बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च एथिक्स। हालांकि रिसर्च एथिक्स की जो बात है वो हम देखते हैं अरस्तु के काम से, है ना, जब वो कहता है कि भाई रिसर्च एथिक्स जो है ये बेसिकली जो फिलॉसफी, जो ज्ञान की शाखा है उससे संबंधित है, ठीक है, जिसमें इस बात का अध्ययन महत्वपूर्ण है कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि मॉडर्न एरा के अंदर जो रिसर्च एथिक्स की बात काफ़ी उभर के सामने आती है, वो विशेष तौर पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद
जो हम जर्मनी में नाजीज के द्वारा मेडिकल के क्षेत्र में जो शोध देखने को मिलते हैं, जिस तरह से वो इंसानों के को सब्जेक्ट बनाकर और उनके ऊपर जिस तरह से शोध करते हैं और जिस तरह के हार्म, जिस तरह की क्षति वहाँ पर हमें सब्जेक्ट्स के ऊपर देखने को मिलती है, वहाँ से बहुत स्ट्रांगली क्वेश्चन रेज होता है रिसर्च एथिक्स का। लेकिन इतना ही नहीं, जर्मनी से बहुत दूर अमेरिका के अंदर हम ये देखते हैं कि बहुत सारी स्टडी ऐसी आती है, जैसे हमफ्री की स्टडी है 1970 की, और बहुत सारी स्टडी ऐसी आती है जहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि भाई ये जो है ये किसी भी सूरत में नहीं किया जाना चाहिए। जैसे आपके रिसर्च सब्जेक्ट है, आप उनके ऊपर करंट एडमिनिस्टर कर रहे हैं, है ना, जो इलेक्ट्रिक शॉक है ना, ये आप उनको लगा रहे हो, है ना, और आप उनके आपके बिहेवियर में बदलाव देख रहे हो, ठीक है। या जैसे आप यूं कहें कि भाई जो जितनी भी जो जो व्यसन की चीजें हैं, ठीक है, उनका शोध कर रहे हो और अब उन लोगों को भी व्यसन की चीजें दे रहे हो जो बेसिकली व्यसन उस पर्टिकुलर व्यसन व्यसन को नहीं करते हैं, है ना, ठीक है। इस तरह के शोध हैं। या जैसे यहाँ तक हो गया था कि जैसे साइकोलॉजी के अंदर कई इस तरह के शोध मिले थे, जैसे आपने बेबी को क्या किया, जन्मते ही आपने जंगली जानवरों के साथ रखा और आप देखते हो कि इसके वोकल कोड जो है क्या वैसे ही डेवलप होते हैं क्या जैसे दूसरे बेबी के, ठीक है, क्या वैसी भाषा सीखता है क्या वो। आपने ये देखा कि कैंसर रिसर्च के लिए जो एक्चुअल में जो पार्टिसिपेंट हैं रिसर्च के, उनके अंदर कैंसर सेल्स जो है वो इंजेक्ट की गई, ऐसे खतरनाक जो चीजें देखी गई। तो उसके बाद में हालांकि रिसर्च एथिक्स का संबंध उस धारा से भी है जो जानवरों पे शोध किया जाता है, लेकिन पुरजोर तरीके से इसको अपनाया गया ऐसे शोधों के अंदर जहां पर ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, उनमें पुरजोर तरीके से अपनाया गया। तो जो रिसर्च एथिक्स की जब बात आती है तो रेस्पोंडेंट्स मस्ट बी वेल इन्फॉर्म्ड, ये पहली शर्त है, ठीक है, कि आप रिसर्च के अंदर जो है वो चीज़ों को छुपाइए मत, है ना। आप जिन लोगों पे शोध कर रहे हैं उन लोगों की आप उनसे परमिशन लीजिए, उनसे आप अनुमति लीजिए कि क्या हम आपको शोध का भागीदार बना सकते हैं क्या, या क्या आप हमारे शोध में हिस्सा लेना चाहते हैं क्या, ठीक है। एंड मस्ट बी वेल इन्फॉर्म्ड, और उनको 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 सही सही सूचना दीजिए, है ना, ठीक है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए, है ना, और कहीं भी सर्कुलेशन ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलना चाहिए। नंबर 2, रेस्पॉन्सेज मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। जो शोधार्थी ने आपको बताया, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको गोपनीय रखें, क्योंकि हो सकता है कि उसकी गोपनीयता भंग करने से उस उस सब्जेक्ट के लिए समस्या का एक कारण बन जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप एड्स के रोगियों पे शोध कर रहे हैं, या आप मान लीजिए कि कहीं पे वैश्यावृत्ति में जो महिलाएं लगी हुई है उन पर शोध कर रहे हैं, तो क्या आप उनके शोध अपने शोध के लिए, या कुछ मान लीजिए कि कुछ छोटे मोटे लाभ के लिए, क्या आप उन लोगों की आइडेंटिटी समाज में ओपन कर देंगे। उससे होने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने एड्स के रोगी की आइडेंटिटी ओपन कर दी, तो क्या हो सकता है कि उसको समाज में एक तरह से मान लीजिए कि कहीं ना कहीं वो कंडीशन फेस करनी पड़े जहां पर लोग जो हैं वो उसकी उपस्थिति और उसकी नजदीकी स्वीकार ना कर पाए, ठीक है। तो ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं। बहुत जरूरी है शोध के अंदर कि इसमें जो रेस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, वो कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए। आप केवल और केवल जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं, जो रिसर्च में लगे हुए लोग हैं, और जो रेस्पोंडेंट्स हैं, ठीक है, तो रेस्पोंडेंट से जो सूचना प्राप्त होती है, आप केवल और केवल उसको अकेडमिक शेयर, या यूं कहें कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, अब आप केवल रिसर्चर्स के बीच में उसको साझा कीजिए,
किसी भी सूरत में आप जो है उसकी गोपनीयता को भंग मत कीजिए। अवॉइड एक्सपेरिमेंट्स डेंजरस फॉर रिस्पोंडेंट्स एंड ऑन एनिमल्स। ऐसे प्रयोग मत करिए कि आपके प्रयोग में या आपके शोध में जो मनुष्य या पशु उसमें भाग ले रहे हैं, है ना, जिन पर आप शोध कर रहे हो, जिनके व्यवहार को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उनके ऊपर खतरनाक शोध मत करिए जो उनके जीवन के लिए या यूं कहें कि उनके उनके एक सम्मानजनक जीवन के लिए दूभर हो जाए या उनके लिए कोई अनफोर्सीन चैलेंज खड़ा कर दे, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। देन अवॉइड प्लेजरिज्म, है ना, आप किसी साहित्य चोरी मत करिए, है ना। प्लेजरिज्म जो है ये बहुत बड़ा अपराध है, ये इतना बड़ा अपराध है कि ये आने वाले समय में आपकी लगी हुई नौकरी को भी वापस छीन सकता है, ठीक है, और आपको साहित्य चोर साबित कर सकता है। प्लेजरिज्म में आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप किसी भी रिसर्चर के या किसी भी संस्था के आप रिसर्च आउटकम्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आइडियाज तक का यदि आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपकी ड्यूटी बनती है दैट यू मस्ट रिकॉग्नाइज देम, है ना, यू मस्ट गिव देम ड्यू क्रेडिट। आप उनको रिकॉग्नाइज करें और आप उनको एक्नॉलेज करें, उनको ड्यू क्रेडिट दें। अर्थात आप अपने शोध में यदि कहीं से कुछ ले रहे हैं तो अनिवार्यतः उसको आप मेंशन करें अपने शोध में, आप उसको छुपाएं नहीं, अपने आइडियाज के रूप में दूसरे के आइडियाज को प्रस्तुत नहीं करें, अपने काम के रूप में दूसरे के काम को प्रस्तुत ना करें, बल्कि आपने जहां से जिस व्यक्ति के काम को आपने लिया है, आप निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं आप कोशिश करें कि आप उस व्यक्ति को ड्यू रिकग्निशन दें, है ना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डू नॉट मिस रिपोर्ट सोर्सेस, है ना, गलत सूचनाएं ना दें, ठीक है। एकदम रिसर्च का ये नियम है कि आप सोर्सेस की सूचना जो है वो सही दें। डोंट मिस रिपोर्ट रिसोर्सेस और सोर्सेस एंड यूज एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक डेटा। घर बैठे डेटा बना लेना, ठीक है, डेटा के साथ में छेड़छाड़ करना, ठीक है, ये अपराध है, ये शोध में अपराध है ये, ठीक है। आपको रिसर्च एथिक्स में ये चीज़ नहीं आती, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। आपको ऑथेंटिक डेटा ही इस्तेमाल करना चाहिए। आप जहां से भी डेटा लेते हैं उस डेटा के स्रोत को मेंशन करें और उसकी ऑथेंटिसिटी को जांच लें, है ना। यदि आप ऑथेंटिक डेटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका पूरा जो शोध है, ठीक है, उसकी ये मान लीजिए कि उसका मूल्य खत्म होगा। रिसर्च मस्ट बी डन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एट लार्ज। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सदैव ध्यान रखें कि आप जो शोध कर रहे हैं उसमें बड़े स्तर पर पूरे के पूरे मानव समुदाय के कल्याण की बात छुपी होनी चाहिए, ठीक है। आपके शोध में आपको कहीं न कहीं जो 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 सामाजिक कल्याण की बात है ना, वो सबसे ऊपर रखनी चाहिए। अब जब हम बात करते हैं रिसर्च प्रोसेस की, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रिसर्च प्रोसेस की बात करने से पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और पार्ट 2 के अंदर हम उसको देखेंगे।